हेलो एवरीवन, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपने इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के क्रैश कोर्स का एक और वीडियो। और इस वीडियो में आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, कल जिस टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था, दैट वाज अबाउट द फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, जिसके अंदर वी हैव कवर्ड एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में हम लोग स्पेशली आज बात करेंगे, जहां पे हम लोग नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये तो टॉपिक आज का रहेगा। कल हम लोगों ने देखा था पिरामिड्स, वी हैव आल्सो सीन फूड चेन एंड द फूड वेब। और कल हम लोगों ने कहा था बायोटिक इंटरेक्शन। ये सब आपका फंक्शन के अंदर में ही आता है। आज जो नए टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द सक्सेशन। सक्सेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे काम करता है, ये पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक आता है आपका इकोनॉमिक नीश, वो देखेंगे। फिर एक देखने वाले हैं बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, ये क्या होता है। और अपना पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल्स के बारे में। अपना जो सेडिमेंट्री साइकिल्स होते हैं, जो गैसियस साइकिल होते हैं, दोनों के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे विद सम एग्जांपल्स ऑल्सो। और साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के बारे में, जिसमें हमारा मेजरली फोकस रहेगा वेटलैंड के ऊपर। तो और मैंग्रोव्स भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और देन वी हैव सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम यूपीएससी ओनली। तो आज का जो सेशन है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो चाहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। वीडियो को अगर आप ध्यान से आराम से सुन भी लोगे ना, तो क्या आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। और क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा डीप डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो बिल्कुल टू द पॉइंट डिस्कशन रखेंगे एकदम से, जो अपने एग्जाम के लिए सही है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, तो आपको वैसे ही रियलाइज हो जाएगा कि जो हम लोग कंटेंट पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा कंटेंट है। और ये आप अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट में वो भी दे सकते हो। वैसे तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे काफी समय से हो, और लेकिन अगर आप नए बच्चे हो, स्टूडेंट हो, पहली बार आ रहे हो सही यहाँ पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अपने फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में, हम लोग क्या और यहाँ पे कर सकते हैं और आपके लिए किस तरह से ये बेटर हम लोग लेके आ सकते हैं। चलिए, तो कल हम लोगों ने अपने पिरामिड्स के बारे में पढ़ा था। कल अपने अपने हम लोगों ने तीन टाइप के पिरामिड के बारे में पढ़ा था। पिरामिड ऑफ एनर्जी विच वाज द लास्ट वन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पिरामिड ऑफ बायोमास, और फिर हम लोगों ने देखा था पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो बायोमास वाला ये हो गया और नंबर्स वाला ये हो गया, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर, दे कैन बी इन्वर्टेड एंड दे कैन बी अपराइट ऑल्सो। लेकिन जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, दैट इज ऑलवेज ऑलवेज गोइंग टू बी अपराइट। इट इज नेवर इन्वर्टेड। बिकॉज एनर्जी जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाती है, तो हमेशा रिड्यूस करती है एनर्जी। एनर्जी कभी इंक्रीज नहीं कर सकती। क्योंकि एनर्जी इंक्रीज नहीं कर सकती है, इसलिए कभी भी वो उल्टा नहीं होगा, कभी भी वो इन्वर्टेड नहीं होगा, हमेशा अपराइट ही होने वाला है। तो यहां इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता एक क्वेश्चन अपने पास होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन। और एक कॉन्सेप्ट होता है बायो अक्यूमुलेशन। ये क्या होता है आपको बताता चलता हूं। देखिए, जब हम लोग कोई फूड कंज्यूम करते हैं, राइट, तो उस फूड के अंदर जो विटामिन होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब भी हम लोग कंज्यूम करते हैं। हमारी बॉडी में वो आता है, और इसीलिए हम लोग ग्रो करते हैं, हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, राइट। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है कि जिस फूड को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसके अंदर हमेशा ऐसे ही मिनरल्स हों जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सके। कई बार उसके अंदर ऐसे भी मिनरल्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, और वो हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी डाइजेस्ट तो कर नहीं सकती, हमारी बॉडी के फैट में स्टोर हो जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग उस फूड को और ज्यादा कंज्यूम करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में इंक्रीज होती रहती है। एंड मेनी टाइम्स दे आर वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी ऑल्सो। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, और इसी के रिगार्डिंग दो कॉन्सेप्ट हैं, बायो मैग्निफिकेशन और बायो अक्यूमुलेशन। ठीक है, दो चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। Energy pyramid concept helps to explain the phenomena of biological magnification, the tendency for the toxic substances to increase in the concentration progressively with higher trophic level। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस की बात कर रहा है। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, डीडीटी। ये टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, राइट। तो जैसे जैसे हम लोग इन फूड्स को कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी में ये इसके कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। और कोई अगर हमें कंज्यूम करता है, तो उसकी बॉडी में भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इट्स अ फूड चेन। इट्स अ फूड चेन। अब ग्रास के अंदर अगर कोई टॉक्सिक है, तो ग्रास से जो है ग्रास होपर के अंदर जाएगा।
ग्रास होपर से फिर वो जो है फ्रॉग के अंदर जाएगा, फ्रॉग से जो है वो स्नेक के अंदर जाएगा, स्नेक से हॉक के अंदर जाएगा। तो हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर वो कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है, मतलब मैग्नीफाई होती रहती है, राइट। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हो, हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाते रहते हो, उसका कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होता चला जाता है। अब मान के चलिए जैसे हॉक है, हॉक तो हाईएस्ट लेवल पे बैठा हुआ है ना, तो हॉक, अब ये जो होक खा रहा है, जो भी चीज खा रहा है, अब होक मान लो जो है किसी स्नेक को कंज्यूम कर रहा है, स्नेक से पहले जितने भी आपके प्रोड्यूसर्स थे या कंज्यूमर्स थे, भैया उनके अंदर जो टॉक्सिक थे वो सब स्नेक के अंदर जाएंगे, और स्नेक के अंदर जो टॉक्सिक था होक के अंदर जाएगा। अब होक से कहां जाएगा? होक से तो कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि होक तो सबसे टॉप मोस्ट लेवल में बैठा हुआ है, टॉप कार्निवोर होता है। अब होक तो जब डेड हो जाएगा तब वो सॉइल में जाएगा ना, लेकिन हम लोग लिविंग फूड चेन की बात कर रहे हैं, तो होक के अंदर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। होक के बाद वो कहां पे होगा? जो स्नेक था, स्नेक के बाद कहां पे होगा? फ्रॉग के अंदर। फ्रॉग से कम, फ्रॉग के अंदर किससे ज्यादा होगा? आपका ग्रास होपर से, और ग्रास होपर के अंदर होगा वो आपके प्लांट से, ग्रास से। तो जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज होते रहते हो, तो इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होती रहती है। मैग्निफिकेशन मीन्स इंक्रीमेंट होता रहता है। तो biomagnification refers to the progressive bioaccumulation, increase in the concentration at each trophic level with the passage of time. In order to biomagnification to occur, the pollutant must have a long biological half-life, must not be soluble in water, but must be solution in fat, just like your DDT. देखिए, अगर वो हमारी बॉडी में वाटर में सोल्यूबल होगा तो वो यूरिन के थ्रू निकल सकता है, स्वेट के थ्रू निकल सकता है, समझ रहे हो ना बात। लेकिन वो क्योंकि वाटर में सोल्यूबल होता ही नहीं है, वो हमारी फैट में सोल्यूबल होता है, और हमारी फैट हमारी बॉडी में रहती है। हाँ, वो एक बात अलग है कि आपने रनिंग करना शुरू कर दिया, जिमिंग करना शुरू कर दिया, और आपकी बॉडी में ओवरऑल फैट परसेंटेज कम हो गया, तब तो ठीक है, वो हो जाएगा रिमूव। लेकिन अगर आपकी बॉडी में फैट स्टोर्ड है, तो वो डीडीटी या जो दूसरे पीओपीज होते हैं, वो आपकी बॉडी में हमेशा के लिए कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर योर किडनी, फॉर योर लंग्स, फॉर योर अदर ऑर्गन्स ऑल्सो। अगर वाटर में सोल्यूबल होता तो कोई ऐसी खास प्रॉब्लम उसकी होती नहीं है। इन मैमल्स, मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल्स इज टेस्टेड फॉर द पोल्यूटेंट सिंस द मिल्क हैज अ लॉट ऑफ फैट इन दिस। तो कैसे पता लगाएं कि इस पर्टिकुलर स्पीसी के अंदर, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर कितना डीडीटी है या कितना ऐसा हार्मफुल केमिकल्स हैं? खासकर फीमेल्स में हम लोग मिल्क का टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क के अंदर काफी फैट होता है, और ये जो पीओपीज होते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो आपकी फैट के अंदर ही स्टोर होते हैं, तो वहां से आसान हो जाता है। ब्लड टेस्ट के थ्रू नहीं आता, ये फैट टेस्ट के थ्रू किया जाता है। सो दैट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज बेसिकली व्हाट इट मींस, कि जैसे जैसे आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हो, कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। बायो अक्यूमुलेशन क्या होता है? बायो अक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि एक ही ट्रॉफिक लेवल पे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, अक्यूमुलेट होता है। अक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना। जितना ज्यादा आप फूड कंज्यूम करते चले जाओगे, जिसके अंदर टॉक्सिक्स होते हैं, जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं, उतना ही ज्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इट्स अ ग्रेजुअल अक्यूमुलेशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स, क्रोनिक पॉइजनिंग और अदर सब्सटेंसेस इन एन ऑर्गेनिज्म, राइट। तो ये कब होता है? जब आपकी बॉडी में जो रेट ऑफ लॉस होता है वो स्लो होता है, लेकिन जो रेट ऑफ अक्यूमुलेशन होता है वो ज्यादा होता है। एक्सक्रीशन जो है, जब हम लोग बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से वेस्ट, जो हम लोग बाहर रिलीज करते हैं, उसका रेट जो है वो कम है, लेकिन हमारी बॉडी में उसका जो इनपुट है वो ज्यादा हो जाता है। और क्योंकि ये जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, पीओपी जैसे डीडीटी, इनका सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होता है, ये कई साल तक जो आपकी बॉडी में सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसलिए दे आर वेरी डेंजरस। तो एक तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बायो मैग्निफिकेशन एक ट्रॉफिक लेवल पे नहीं होता है, बायो मैग्निफिकेशन हर ट्रॉफिक लेवल पे होता है। जैसे जैसे आप हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाते हो तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। बायो अक्यूमुलेशन जो है एक ही ट्रॉफिक लेवल पे होता है। मतलब bio accumulation means the increase of the concentration of the pollutants on one trophic level only. As we consume more food which is toxic, which is poisonous, which has pollutants, concentration in our body also increases. That is the meaning of accumulation.
बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। अगला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है अपना, ये तो हम लोगों ने कल कर लिया था इकोटोन वाला कॉन्सेप्ट, तो ठीक है। एक और छोटा कॉन्सेप्ट आता है अपना यहाँ पे, उसे कहते हैं नीश। दैट इज नीश। ठीक है, नीचे भी बोल सकते हो, नीच बोल सकते हो, नीश बोल सकते हो, जो आपका मन करे। तो नीश क्या है? देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज हैं। अगर अपने आप एरियाज की बात करो, वी हैव डॉग्स, वी हैव काउज, वी हैव क्रोज, वी हैव पैरट, राइट, वी हैव पिजन, वी हैव डिफरेंट प्लांट्स, वी हैव कैट्स, वी हैव ह्यूमन बींग्स। बहुत दुनिया तरह के स्पीसीज हमारे आसपास घूमने को मिलते हैं, लेकिन हर स्पीसीज की रिक्वायरमेंट अलग होती है। उसकी सर्वाइवल की जो नीड्स हैं वो अलग अलग होती हैं। डॉग्स एक अलग तरीके से रहता है, उसका लाइफस्टाइल अलग है। एक कैट का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होता है, वो क्या खाती है, कब सोती है, कब रिप्रोडक्शन करती है, किस तरह के टेम्परेचर में ज्यादा एक्टिव होती है, वो सब उसका अलग रहता है। ह्यूमंस का अलग है, पैरट्स का अलग है, क्रोज का अलग है, काउज का अलग है। सबका अलग अलग तरह का लाइफस्टाइल होता है। लाइफस्टाइल मीन्स द वे यू सर्वाइव, द व्हाट यू ईट, whom you eat, where you stay, how you breathe, how you reproduce, that is the meaning of lifestyle। that ये जो वर्ड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, तो ये उस स्पीसीज का फंक्शनल रोल होता है इकोसिस्टम के अंदर, कि क्या फंक्शन कर रहा है वो, उसका जो हैबिटाट होता है, उसकी जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू यूज रिसोर्सेज इन अ गिवन हैबिटाट। कौन से रिसोर्सेज को यूज करता है, क्या वो हर्बीवोर है, क्या वो कार्निवोर है, क्या वो ओमनीवोर है, क्या खाता है, कितना खाता है, किसको खाता है, कौन उसको खाता है। नीश इज बेसिकली द यूनिक फंक्शनल रोल और अ प्लेस ऑफ अ स्पीसी इन एन इकोसिस्टम। और ये हर स्पीसी के लिए यूनिक होता है। जो डॉग्स का नीश होगा वो कैट्स ओवरलैप नहीं कर सकती। हाँ, कुछ चीजें हो सकता है कॉमन हो सकती हैं, बिकॉज हो सकता है वो सेम तरह का फूड जो है वो कर रही होंगी, लेकिन बाकी चीजें तो डिफरेंट होती हैं। तो किसी भी दो स्पीसीज का नीश एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं कर सकता है, वो डिफरेंट होता है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, ऐसे नीश भी डिफरेंट होता है। तो दिस इज द बेसिकली फंक्शनल रोल, और ये अलग अलग तरीके से होता है। जैसे हैबिटाट नीश, वेयर इट लिव्स, आप पेड़ पे रहते हो, आप बरोज में रहते हो, आप घर में रहते हो, ठीक है, आप जमीन पे रहते हो, कहाँ रहते हो, आप पहाड़ों पे रहना पसंद करते हो। तो वेयर इट लिव्स, दैट्स द हैबिटाट नीश। फूड नीश, व्हाट इट ईट्स और डीकंपोजेस, राइट। और किसके साथ आप कंपीट कर रहे हो फूड के लिए, वो उसका फूड का नीश बनाता है। रिप्रोडक्टिव नीश, हाउ एंड व्हेन यू रिप्रोड्यूस और अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिप्रोड्यूस। फिजिकल एंड द केमिकल नीश, आप टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर में सर्वाइव करते हो, कैसे लैंडस्केप में सर्वाइव करते हो, आप हायर स्लोप पे रहना पसंद करते हो, लोअर स्लोप पे रहना पसंद करते हो, कितना ह्यूमिडिटी आपको आप जो है सहन कर सकते हो। दीज आर द फिजिकल एंड द केमिकल नीड्स। जैसे एक ही पेड़ होता है, एक पेड़ पे अलग अलग बर्ड्स रहते हैं, हर बर्ड का नीश अलग होता है। वो एक ही पेड़ पे रह रहे हैं, लेकिन वो कितना कंज्यूम करते हैं, कब कंज्यूम करते हैं, रात को कंज्यूम करते हैं, दिन में कंज्यूम करते हैं, कितने टेम्परेचर पे वो एक्टिव होते हैं, कितने पे इनएक्टिव होते हैं, वो सब उनका सेपरेट सेपरेट नीश होता है। हैबिटाट तो एक ही होता है, वो ट्री, ट्री इज द हैबिटाट। अब उसमें अलग अलग स्पीसीज रहते हैं, वहां पे स्क्विरल्स भी रहती हैं, वहां पे क्रोज भी हैं, वहां पे पैरट भी हैं, वहां पे कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी होंगे, वहां पे मंकीज भी हो सकते हैं, लेकिन हैबिटाट इज सेम, दैट पर्टिकुलर ट्री, लेकिन सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। क्योंकि अगर सबकी एग्जैक्टली एक ही रिक्वायरमेंट होती तो शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाते। अब वो नेचुरल रिसोर्स है, हैबिटाट है, फूड है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है, सब अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ नीश। अब चलते हैं आज के मेजर टॉपिक पे, विच इज आवर बायो जियो केमिकल साइकिल। हम लोग फूड जब कंज्यूम करते हैं, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी मूव करती है या कुछ भी मूव कर रहा है, तो बेसिकली पर्पस क्या है? पर्पस है न्यूट्रिएंट्स को मूव करवाना। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं जाएंगे तो फिर हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? एनर्जी फ्लो भी उसी के थ्रू होती है जब हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं, राइट। और इसे कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स। जब केमिकल्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एटमोस्फेयर टू सोइल, फ्रॉम सोइल टू आवर बॉडी, फ्रॉम आवर बॉडी अगेन टू द सोइल और एटमोस्फेयर, that is the meaning of biogeochemical cycle. So it's a biological chemical plus geological process is equal to biogeochemical. Geological process means through our soils, through our rocks,
और थ्रू आवर एटमोस्फेयर। बायोलॉजिकल केमिकल मीन्स हमारी बॉडी से जो चीजें हम लोग कर रहे हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल। तो इट्स एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम इट एंड इज रिलीज्ड एज हीट, बट केमिकल एलिमेंट्स आर रिसाइकिल्ड। एनर्जी तो आपने रिलीज कर दिया, मैंने फूड खाया, मेरी बॉडी में एनर्जी आई, मैंने बहुत सारा काम किया, मैं चला, लेबर किया, तो मेरी बॉडी से हीट के रूप में एनर्जी रिलीज हो गई, एटमॉस्फेयर में चली गई। लेकिन उन केमिकल्स का क्या जो मेरी बॉडी में है, जिससे मेरे ऑर्गन्स बने हुए हैं, मेरा हर चीज बनी हुई है, वो रिसाइकिल हो जाते हैं। क्योंकि नथिंग इज गेटिंग एडेड इन द अर्थ फ्रॉम द यूनिवर्स। आउटर स्पेस से कुछ ऐड नहीं हो रहा है, और ना ही अर्थ से कुछ ना कुछ आउटर स्पेस में जा रहा है। जो यहां पे है वो फिक्स है। तो जो केमिकल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एनर्जी है, वो यही इधर से उधर ट्रांसफर हो रही है। बिकॉज केमिकल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी, दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दे जस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम हेयर टू देयर। केमिकल्स भी ऐसे ही होती हैं। हमारी बॉडी में जो इस समय नाइट्रोजन है, जो ऑक्सीजन है, जो आयरन है, वो सब मेरे मरने के बाद किसी और की बॉडी में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, सोइल में चला जाएगा, रॉक्स का पार्ट बन जाएगा, तो रिसाइकिल हो जाता है और फिर से वो किसी और की बॉडी में चला जाता है। The ways in which an element or compound moves between its several biotic and abiotic forms and locations in a biosphere is called biogeochemical cycle. क्योंकि लगातार हम लोग क्या करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन करते हैं, तो ये केमिकल्स भी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ट्रांसफर होते रहते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो प्लांट्स, एनिमल्स, एटमॉस्फेयर, सोइल, रॉक, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एंड दिस इज हाउ केमिकल्स एक्चुअली रिसाइकिल फ्रॉम हेयर टू देयर। ये जो केमिकल्स जो रिसाइकिल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, तो ये दो तरीके से हो सकते हैं। वन इज सेडिमेंट्री साइकिल, अनदर इज गैसियस साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल इज बेसिकली दैट साइकिल व्हिच हैपेंस थ्रू रॉक्स, व्हिच हैपेंस थ्रू द सोइल मेजरली। कुछ एटमॉस्फेयर यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है, लेकिन वो माइनॉरिटी में रहता है। गैसियस साइकिल में हमारा एटमॉस्फेयर एक्चुअली डोमिनेट्स। जैसे मेजरली यहाँ पे कार्बन साइकिल और अपना नाइट्रोजन साइकिल आता है, यहाँ पे अपना सल्फर साइकिल आता है, फॉस्फोरस साइकिल आता है। क्योंकि सल्फर और जो फॉस्फोरस होता है, दे आर एक्चुअली फाउंड इन द रॉक्स, तो इसलिए ये सेडिमेंट्री इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, दे आर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, तो इसीलिए हम लोग इसको गैसियस फॉर्म में जो है इंक्लूड करेंगे। सेडिमेंट्री जो साइकिल होते हैं, दे आर रिगार्डेड एज द इम्परफेक्ट साइकिल्स, क्योंकि हमारी सॉइल में, हमारी रॉक्स के अंदर केमिकल्स की परसेंटेज जो है ऊपर नीचे होती रहती है, तो दे आर कॉल्ड इम्परफेक्ट साइकिल। लेकिन गैसियस साइकिल्स आर कॉल्ड परफेक्ट साइकिल्स। परफेक्ट साइकिल्स आर कंपैरेटिवली मोर रेजिलिएंट देन द इम्परफेक्ट साइकिल्स। मोर रेजिलिएंट मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस होती हैं, है ना। कुछ डिस्टर्बेंस अगर हो जाता है, कभी अर्थक्वेक आ गया, या कभी फ्लड आ गया, या कभी कोई वोल्केनिक इरप्शंस हो गया, अगर ऐसी कुछ चीजें होती हैं, तो गैसियस के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यस, कोई जो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, उस तरह की चीजें जब होती हैं, तो सेडिमेंट्री साइकिल काफी डिस्टर्ब हो सकता है। मे भी जैसे कोई प्लेट टेक्टोनिक अगर एक्टिविटी हो रही है, और हो सकता है भैया एक पूरी की पूरी रॉक जो है वो नीचे एस्थेनोस्फेयर में चली गई, तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट। तो अभी जो है थोड़ा सा हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू गो फॉर द सल्फर, ठीक है, जो कि एक अपना सेडिमेंट्री साइकिल है। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ सल्फर? सोर्स ऑफ सल्फर दो तरह का रहता है, मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम में जहां पे ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता है, मैक्सिमम जहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। रॉक्स एंड बरीड इन द ओशंस एज द सेडिमेंट्स। ओशंस के बॉटम पे आपको मिलेगा सल्फर, जो कि सेडिमेंट्स के थ्रू वहां पे गया है। और ये सेडिमेंट्स कहाँ से गए हैं? ये सेडिमेंट्स भी रॉक से ही गए हैं। कुछ जो रिवर्स वगैरह होती हैं, विंड होती है, लगातार इरोजन करती हैं, वेदरिंग करती हैं, तो उसकी वजह से वहां चला जाता है। जैसे हमारी पाइराइट रॉक्स होती, जिप्सम होता है, तो दीज आर सम। और इन्हीं का जब इरोजन होता है, तो इन्हीं के जो सेडिमेंट होते हैं वो ओशन बॉटम पे चले जाते हैं रिवर्स के थ्रू, तो वहां पे आपका सल्फर स्टोर हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और सल्फर आपको कहाँ मिलेगा? आपकी जो कोल होता है, कोल इज लाइक ए रॉक ना, कोल इज ऑल्सो इट्स अ रॉक फॉसिल, उसके अंदर काफी सल्फर पाया जाता है। तो ये तो मैक्सिमम सोर्सेज हो गए। मिनिमम सोर्सेज क्या होते हैं? वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह जब होता है, उससे भी काफी सल्फर निकल सकता है। लेकिन हर जगह तो वोल्केनिक इरप्शंस नहीं हो रहा है, राइट? कभी कभी फिनोमिना होता है, दैट इज वन। उसके अलावा जब
बैक्टीरियल प्रोसेस वगैरह होती हैं, इवेपोरेशन वगैरह क्या होता है वाटर से, तो वहां से भी कुछ सल्फर जो है उधर ऐड हो सकता है। डीकम्पोजिशन वगैरह जब होती है उससे भी होता है, इंडस्ट्रीज के थ्रू, और जब फॉसिल फ्यूल को हम लोग कंबशन करते हैं, डीजल पेट्रोल वगैरह बर्न करते हैं, कोल वगैरह, तो उससे भी सल्फर जो है वो एटमोस्फेयर के अंदर चला जाता है। बट एटमोस्फेयर के अंदर मिनिमम कम होता है बेसिकली, और रॉक्स वगैरह के अंदर, सेडिमेंट्स के अंदर काफी ज्यादा होता है। अब ये ट्रेवल कैसे करता है? पहली बात तो हमारे जो रॉक्स के अंदर पाया गया था उसकी वेदरिंग होगा। वेदरिंग होगा तो इरोजन होगा। जब रेनफॉल वगैरह होता है तो उसके से क्या होता है, वही जो सल्फर का कंटेंट होता है उसके अंदर, बाद में इट इज कैरिड बाय द रिवर्स एंड इट इज सोल्ड इन, इट इज एक्चुअली इट इज सोल्यूबल इन द वाटर। सो वाटर के अंदर ऐड होने के बाद इट विल गो इनटू द ओशियंस और द लेक्स, और वहां पे जाके वो स्टोर हो जाता है। तो वो यहां से जो है आपकी प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। तो पहले तो क्या होगा, वेदरिंग ऑफ द रॉक्स होगी, और ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन होगा। जैसे कोई प्लांट्स वगैरह हो गए, या कोई मैमल्स हो गए, कोई प्लांट एनिमल्स हो गए, उनका जब डीकम्पोजिशन होता है वहां से आपका CO2 रिलीज होता है। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह जब होते हैं, फॉसिल फ्यूल का कंबशन करते हैं, तो ये तो हमारे दो सोर्स हो गए। इनसे क्या होता है, हमारा सल्फर जो है वो रिलीज होता है। तो वोल्केनिक इरप्शन से एटमोस्फेयर के अंदर ऐड हो जाता है, और वेदरिंग वगैरह की प्रोसेस से जो है वो हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट बन जाता है, बिकॉज ऑफ रिवर्स, और मे बी वो ग्राउंड वाटर के अंदर भी चला जाता है। तो यहां से जब सल्फर एक बार रिलीज हो जाता है, उसके बाद उस सल्फर का क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर का जो डीके होता है तो वो भी ऐड हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में। अब इसके अंदर भी जो है सल्फर है, एस है, तो ये बन जाता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इट बिकम्स SO2, और ये SO2 हमारे एटमोस्फेयर के अंदर घूमता रहता है। ठीक है, हमारी सोइल के अंदर भी हो सकता है, बट हमारे एटमोस्फेयर के अंदर घूमता रहता है। ये जब बारिश होती है, रेन वाटर होता है, तो ये जो अपना सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो अपने रेन वाटर के साथ जो है रिएक्शन करता है, और ये बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड। और जब रेनफॉल होता है तो ये एसिड रेन जो है वो जनरेट करता है, और हमारी अर्थ के ऊपर आता है, और जिससे हमारे जो प्लांट्स होते हैं, हमारी जो रॉक्स होती हैं, एसिड रेन इज क्वाइट डेंजरस फॉर दैट। एसिड रेन हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे पोल्यूटेंट्स की फॉर्म में, जब पोल्यूटेंट पढ़ेंगे। बट फिलहाल आपको ये समझना पड़ेगा, दिस इज हाउ दिस प्रोसेस हैपन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि भैया हमारे पास सल्फर का एक सोर्स होता है, दो सोर्स हो सकते हैं, रॉक्स के अंदर स्टोर हो सकता है, या फिर हमारे ओशन बॉटम में जो सेडिमेंट्स होते हैं वहां पे हो सकता है, या फिर वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह जब होता है तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड हो जाता है। फॉसिल फ्यूल्स का जब हम लोग बर्निंग करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड हो जाता है, या फिर जब ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन होता है तो एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड हो जाता है। एटमॉस्फेयर में वो जो सल्फर होता है वो इट एक्ट्स विद द ऑक्सीजन एंड इट मेक्स सल्फर डाइऑक्साइड। दैट सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर एक्ट्स विद द वाटर एंड इट मेक्स सल्फ्यूरिक एसिड विच इज एसिड। ऑफ कोर्स एट तो वैसे भी डेंजरस होता है। ठीक है, और ये एसिड फिर बाद में रेन वाटर के थ्रू, बारिश के थ्रू सरफेस भी आता है, एंड इट एक्चुअली डिस्ट्रॉयज आवर सोइल। इट इज वेरी बैड फॉर द प्लांट्स, एंड इट इज वेरी बैड फॉर सम सॉर्ट ऑफ रॉक्स ऑल्सो, जैसे लाइमस्टोन। इट इज क्वाइट डेंजरस फॉर द लाइमस्टोन। जैसे हमारा जो ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल में सैंडस्टोन्स का, लाइमस्टोन का यूज किया गया है, मार्बल वगैरह का यूज किया गया है। तो जब एसिड रेन होती है तो उसका कलर चेंज कर देती है, उसके जो नेचुरल जो कलर होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो दैट इज ऑल्सो देयर। सो दैट वाज ऑल द सल्फर साइकिल। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जितना आपको बताया गया है, जितना कंटेंट में दिया गया उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट से जाकर कुछ भी पढ़ रहे हो, तो वो यार रिसर्च नहीं करना होता है। जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आगे हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे जो यूपीएससी में कुछ पूछे गए हैं। फिर अपना दूसरा सेडिमेंट्री जो साइकिल आता है दैट इज फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल भी सल्फर साइकिल के जैसा ही रहता है, लेकिन ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में काफी ज्यादा डिस्टरबेंस भी क्रिएट कर सकता है और यूजफुल भी हो सकता है। हमारी वाटर क्वालिटी को काफी हद तक इंपैक्ट करता है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं NPK, तो उसके अंदर फॉस्फोरस जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर होता है। फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर होता है। अगर हम लोग सॉइल में फॉस्फोरस को ऐड कर देंगे, इट कैन लीड टू इमेंस ग्रोथ ऑफ आवर प्लांट्स। दैट इज इट्स अ वेरी गुड फर्टिलाइजर ऑल्सो। तो वाटर क्वालिटी में जो है फॉस्फोरस साइकिल काफी जो है इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। ये थोड़ा हम लोग आगे देखेंगे भी। ठीक है, ये तो चला गया उधर से करके। हाँ जी, तो phosphorus cycle is actually a sedimentary cycle. The transport and chemical transformation of the phosphorus through the lithosphere, hydrosphere and biosphere is called phosphorus cycle. Cycle means वो घूम रहा है बेसिकली। साइकिल का मतलब ये होता है ना घूमना, जैसे सल्फर घूमा था,
रोक्स से वो वाटर में चला गया, सोइल में चला गया, वहां से फिर से एटमॉस्फेयर में चला गया, एटमॉस्फेयर से फिर से जो है वो रोक्स वगैरह के अंदर चला गया। तो इट्स अ साइकिल जो घूम रहा है। ऐसे हमारा फॉस्फोरस साइकिल भी घूमता है। एंड फॉस्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली फॉर प्लांट ग्रोथ बट ह्यूमंस ऑल्सो, क्योंकि हमारा जो डीएनए होता है, हमारा जो आरएनए होता है, हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके अंदर भी फॉस्फोरस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हमारा जो बिल्कुल बेसिक का बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो फॉस्फोरस से आता है। एटीपी हमारा जो होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, तो इसके अंदर भी फॉस्फेट के अंदर मतलब फॉस्फोरस यहाँ पे भी आ गया। तो phosphorus occur in a large amount as a mineral in the phosphate rocks। जब ये phosphate rocks का इरोजन होता है तो वो ऐड हो जाता है हमारे वाटर के अंदर, और जब वाटर बॉडीज में बहुत ज्यादा फॉस्फोरस ऐड हो जाता है तो फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है उसे बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ये टॉपिक आएगा आगे, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, यूट्रोफिकेशन। कभी कभी आपने देखा होता है ना, जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके सरफेस के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर सी जो है पूरी सरफेस को कवर कर देती है, दैट इज यूट्रोफिकेशन। जब यूट्रोफिकेशन होता है तो वाटर की क्वालिटी डिक्लाइन हो जाती है। व्हेन देयर इज यूट्रोफिकेशन देन व्हाट हैपेंस, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एक्चुअली रिड्यूसेस इन द वाटर। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो हमारी मरीन लाइफ होती है, जो हमारी एक्वेटिक लाइफ होती है, दे सफोकेट एंड दे डाई। तो वी विल कवर दैट टॉपिक इन मच डिटेल जब हम लोग यूट्रोफिकेशन पढ़ेंगे। इससे अलगल ब्लूम हो जाता है बिकॉज फॉस्फोरस एक्ट लाइक अ फर्टिलाइजर। तो कैसे कैसे काम करता है थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ये हल्का सा ही है। तो पहले तो जो हमारी रॉक्स होती हैं जिसके अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है उनका वेदरिंग होगा। ठीक है, वेदरिंग किसी तरीके से भी हो सकता है, आपका वाटर के थ्रू भी हो सकता है और ये अपना विंड के थ्रू भी हो सकता है। ये उसको इरोजन करके कहीं और उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके चले जाते हैं। जब रॉक से वेदरिंग हो जाती है, इरोजन हो जाता है, तो ये फॉस्फोरस हमारा सोइल का पार्ट बन जाता है, और हमारी सोइल से दैट फॉस्फोरस इज एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो प्लांट्स होते हैं, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे एब्जॉर्ब फॉस्फोरस एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर वाटर सिस्टम एंड दैट लीड्स टू यूट्रोफिकेशन, जो आपको मैंने बता दिया। जब ये ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है तो उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। डिकम्पोजिशन होने के बाद वही जो फॉस्फोरस होता है वो एनवायरमेंट के अंदर दोबारा चला जाता है, साइकिल कंप्लीट हो जाता है। सिंपल सिंपल मतलब अगर आपको मैं ये बना के दिखाऊं तो आप ऐसा कह सकते हो, फर्स्ट वी हैव रॉक्स जिसके अंदर फॉस्फोरस होता है, इनका होता है जी वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग एंड इरोजन से इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर वाटर बॉडी। वाटर बॉडी से दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय फंजाई, बैक्टीरियाज, एनिमल्स, प्लांट्स। व्हेन दे डाई तो उनका होता है डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन के बाद इट अगेन गोज टू द एटमॉस्फेयर और गो अगेन गोज टू द रॉक्स। ये है बस पूरा फॉस्फोरस साइकिल, जहां से आया था वहीं पे वापस चला गया, साइकिल कंप्लीट हो गया। अपने पास अब आता है गैसियस साइकिल, जो कि एटमॉस्फेयर डोमिनेट यहां पे करता है। गैसियस साइकिल में हमारे पास जो दो इंपॉर्टेंट होते हैं वो रहता है अपना कार्बन साइकिल और एक होता है नाइट्रोजन साइकिल। लेकिन ज्यादा फोकस यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल पे रहता है बिकॉज वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और एग्जाम्स में ज्यादा क्वेश्चन नाइट्रोजन साइकिल से ही आए हैं, जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे भी। बट कार्बन साइकिल भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो gaseous cycle, nitrogen is the chief constituent of the bodies of the living organism as the nitrogen atoms are found in all proteins and DNAs। देखिए हमारे एटमोस्फेयर के अंदर जो है अराउंड 78% इज एक्चुअली नाइट्रोजन, राइट। बाकी 20 पॉइंट समथिंग इज आवर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो वी कैन डायरेक्टली कंज्यूम, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, बट अनफॉर्चुनेटली नेचर ने हमें वो कैपेसिटी दिया ही नहीं that we can consume nitrogen। तो basically it is very hard for us to, it is impossible for us to consume nitrogen directly from the atmosphere। वो हम लोग कर ही नहीं पाते हैं, but we need nitrogen, it's very very important for our survival। क्योंकि हमारे जो डीएनएज होते हैं, हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारे जो जीन्स होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो प्रोटीन्स जो होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन होता है। So this is very important for us। So because we are not able to consume nitrogen directly,
We take nitrogen indirectly from other sources like plants. And that is how nitrogen enters into our body. And when we die, that same nitrogen goes to the atmosphere again. And atmosphere may say again it will enter into soil, from there to the plants, and from there and again into our body. So this is how nitrogen cycle actually works. ठीक है, तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें मैंने बोला हुई लिखी हुई है. इट इज कॉमन लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन द नाइट्रोजन द एग्रीकल्चर. इस एग्रीकल्चर में हम इसे एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं. जैसे हमें नाइट्रोजन चाहिए होता है, ऐसे प्लांट्स को भी नाइट्रोजन चाहिए होता है. इट एग्जिस्ट इन द एटमोस्फेयर एज N2. यूजली नाइट्रोजन इज यूजेबल ओनली आफ्टर इट इज फिक्स्ड. तो नाइट्रोजन जो एटमोस्फेयर में होता है N2 के फॉर्म में, दैट इज नॉट यूजेबल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फिक्स इट सो दैट वी कैन कंज्यूम इट, बिकॉज एटमोस्फेयर में हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते इसको. तो फिक्स कौन करेगा? सम बैक्टीरियाज, वो इसे कंज्यूम करेंगे. बैक्टीरिया कंज्यूम करें, इसे कंज्यूम करेंगे, इसे फिक्स करेंगे हमारे लिए, और फिर हमारी बॉडी में एंटर करता है. ठीक है, बहुत सारा नाइट्रोजन हमारी वो जो देखो, जैसे जो काम फॉस्फोरस करता है ना, वो काम नाइट्रोजन भी करता है. जब फॉस्फोरस हमारे वाटर बॉडीज के अंदर ऐड होता है, तो वहां पे जाके वो फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ करता है. ऐसे ही जब नाइट्रोजन, बिकॉज इट इज ऑल्सो फर्टिलाइजर, व्हेन नाइट्रोजन एंटर्स इनटू आवर वाटर बॉडीज, इट ऑल्सो लीड्स टू ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स और अलगे. तो ये भी यूट्रोफिकेशन करता है. तो यूट्रोफिकेशन इज नथिंग बट व्हेन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन दे आर एडेड इनटू आवर वाटर बॉडी and they lead to the overgrowth of phytoplanktons and algae, that is called eutrophication, and it is very bad for the water quality. So what happens, in the natural form oxygen occurs into our atmosphere, but this is not usable. So that is why there are some processes which are involved there. ठीक है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल के अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं. पहले तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाएगा, उसे फिक्स किया जाएगा, उसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. एक होता है अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, असिमिलिएशन, डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन के बाद इट अगेन्स एंटर्स इनटू आवर एटमॉस्फेयर. तो दिस इज हाउ दिस साइकिल एक्चुअली कंप्लीट्स. नाइट्रोजन फिक्सेशन, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन नेचर के अंदर अपने आप ही हो जाता है. जैसे जब लाइटनिंग वगैरह होती है, जब बादल गरजते हैं, लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन उससे भी हो जाता है. ठीक है, दैट्स द नेचुरल प्रोसेस. बहुत सारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग फैक्ट्री के अंदर भी करते हैं. जब हम लोग यूरिया बनाते हैं, यूरिया क्या है? नाइट्रोजन ही का फिक्सेशन ही तो है एक तरह से, ताकि हमारे प्लांट्स उसको कंज्यूम कर सकें. तो ये जो नाइट्रोजन को जब पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए जब हम लोग फिक्स करते हैं, it can be a natural process, it can be artificial process. Artificial process is like through factories, जहां पे हम लोग यूरिया वगैरह बनाते हैं, एज अ फर्टिलाइजर उसको यूज करते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन, ये आगे हम लोगों ने लिखा हुआ सारा कुछ. Fixation is the primary step in the process of the converting nitrogen usable by plants, because we very well know plants cannot use directly nitrogen from the atmosphere. नॉर्मली जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करता है और फिक्सेशन का पार्ट कर देता है. ये जो स्पेशल तरह के बैक्टीरिया होते हैं, इनमें से कुछ बैक्टीरिया का नाम होता है जैसे जायाट्रोफ्स. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे. ठीक है, जाया मतलब डायाजोट्रोफ्स, जायाड्रोफ्स, ड्रोफ्स. इन 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 स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया को इन जनरल हम लोग जो है डायाजोट्रोफ्स बोलते हैं. इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट का नाम है जिसे हम लोग कहते हैं राइजोबियम. ये बहुत नाम आपने देखने को सुना होगा. ठीक है, तो दो तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो सकता है. पहला होता है नेचुरल फिक्सेशन, एटमॉस्फेयर में जो नेचर खुद करता है, और एक होता है जो हम लोग करते हैं. ठीक है, तो नेचर कैसे करता है? बाय लाइटनिंग. नाइट्रोजन इज ब्रोकन इनटू नाइट्रोजन एटम्स which react with the oxygen to form nitrous oxide. These compounds after dissolve in the rain to form the nitric acid. तो ये it also leads to acid rain. तो जो अपना सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो भी एसिड रेन करता है, जो नाइट्रिक एसिड होता है वो भी एसिड रेन करता है. तो जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर N2 होता है, जब लाइटनिंग होती है तो उसे दो हिस्सों में तोड़ देता है, और वो नाइट्रोजन लेटर ऑन बिकम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट
it creates nitrous oxide, and nitrous oxide is also a greenhouse gas. That nitrous oxide combines with the water and it makes nitric acid. It again leads to acid rain. Later on that nitric acid can be converted into nitrate also, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, और वो नाइट्रेट फिर बाद में प्लांट्स के द्वारा यूज की जा सकती है। ये सब कुछ होता है। तो नाइट्रिक एसिड जब एसिड रेन हुआ तो सरफेस पे आ गया, सरफेस के अंदर अगेन सम बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट दैट नाइट्रिक एसिड इनटू नाइट्रेट, दैट नाइट्रेट कैन बी कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स और देन वी कंज्यूम प्लांट, तो वो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है। तो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन क्या होती है? बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा, ब्रू ग्रीन अलगे दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर इनटू नाइट्रेट्स, एग्जांपल बैक्टीरिया लाइक एजोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम, ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन होती है बेसिकली। तो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन बाय लाइटनिंग, बायोलॉजिकल फिक्सेशन बाय बैक्टीरियाज, एजोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम। फिर एक हम लोग इंडस्ट्री में भी करते हैं, जैसा मैंने बताया था आपको कि हम लोग फर्टिलाइजर बनाते हैं, यूरिया जिसको बनाते हैं, और इसके अंदर जो प्रोसेस का यूज किया जाता है उसे कहते हैं हेबर्स प्रोसेस। तो दैट इज फिक्सेशन। तीन तरीके हो गए, नेचुरल, वैसे जनरली देखा जाए तो दो तरीके होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में फिर दो तरीके होते हैं, एटमॉस्फेरिक बायोलॉजिकल, और आर्टिफिशियल में इंडस्ट्रियल प्रोसेस विच इज इंक्लूडिंग हेबर्स प्रोसेस, दैट इज ऑल्सो देयर। अगली जो प्रोसेस होते हैं नाइट्रोजन साइकिल में, दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। तो फिक्सेशन एक तो आपने उधर से कर लिया, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको यूजेबल बना दिया थ्रू बैक्टीरिया, थ्रू आर्टिफिशियल प्रोसेस, थ्रू लाइटनिंग। अब उसका करना है अमोनिफिकेशन विच इज द नेक्स्ट प्रोसेस। दिस इज द पार्ट ऑफ द डिकेइंग प्रोसेस। अमोनिया, जब ऑर्गेनिक मैटर का डिके होता है तो अमोनिया प्रोड्यूस होता है, और जैसे हमारा यूरिन होता है, यूरिन में भी काफी अमोनिया होता है, तो ये डिके प्रोसेस का पार्ट होता है। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिफिकेशन इज कॉल्ड अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। व्हेन ए प्लांट और एनिमल एक्सपायर्स और व्हेन दे डाई, डीकंपोजिशन हैपेंस। भैया वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, वो काम कौन करता है? बैक्टीरिया करता है और फंजाई करता है, वायरस नहीं करता है। लास्ट टू लास्ट है दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी। डीकंपोजिशन के अंदर वायरस इंक्लूड नहीं होते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक फंजाई का स्पेशली नाम यहाँ पे लिया गया है एक्टिनोमिसिस, ये आपको नाम याद रखना है। सो दे टर्न नाइट्रोजन बैक इनटू अमोनिया। Already ammonia exists in the soil with the help of the nitrogen fixing bacteria like Rhizobacterium. Ammonification increases the concentration of ammonia in the ground. That's it. अगली प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, क्योंकि देखो प्लांट्स वैसे अमोनिया कंज्यूम कर सकते हैं, बट नाइट्रेट को कंज्यूम करना इज मोर इजियर फॉर द प्लांट्स। तो अमोनिफिकेशन भी बैक्टीरिया से हो रहा है और नाइट्रिफिकेशन भी बैक्टीरिया से हो रहा है। ये प्रोसेस क्या होती है? व्हेन अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू, पहले अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट। दिस इज डन बाय सम बैक्टीरिया व्हिच आर कॉल्ड नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। देन दैट नाइट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय सम बैक्टीरियाज एंड दे आर कॉल्ड नाइट्रोबैक्टर। याद रहेगा आपको ये नाम, नाइट्रोबैक्टर। अब ये जो अपना नाइट्रेट होता है, ये वाला, बैक्टीरिया ने क्या किया? अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया फाइनली। अब हमारी सोइल के अंदर खूब सारा नाइट्रेट हो गया। यस, अब नाइट्रेट तो बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर है। अब क्या होगा? बारिश हो जाती है तो वो जो नाइट्रेट होता है हमारी सोइल के अंदर, इट इज नाउ लीच्ड आउट एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर ग्राउंड वाटर एज वेल, क्योंकि वो सोइल से नीचे भी चला जाता है, तो दैट नाइट्रेट बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो। और जो अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो हमारा यूरिया होता है, इट लीड्स टू एसिडिफिकेशन ऑफ द सॉइल। ये एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में, आगे हम लोग देखेंगे इसको, क्योंकि इट विल मेक नाइट्रिक एसिड एट द एंड ऑफ द डे एंड नाइट्रिक एसिड लीड्स टू एसिडिफिकेशन ऑफ द सॉइल। यस, ऊपर हम लोगों ने देखा तो नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है, जब वाटर के साथ कंबाइन होगा तो नाइट्रिक एसिड बनाएगा। तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बोथ एसिडिफिकेशन क्रिएट करते हैं।
फिर अपने पास प्रोसेस आती है असिमिलिएशन. असिमिलिएशन जस्ट मीन्स अक्यूमुलेशन. When nitrogen, which is fixed by the bacteria, it enters into our body, it becomes a part of our RNA, becomes a part of our DNA, it becomes a part of the tissue of the animals or the plants. Accumulation of nitrogen happens, right? So nitrogen fixed by the plants is converted into organic molecules such as the DNA, RNA, which is a form which forms plant and the animal tissues. इसलिए मैंने कहा था कि नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है. नाइट्रोजन नहीं होगा तो डीएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा, हमारे टिश्यूज नहीं बनेंगे. दैट इज ऑल्सो देयर. ये जो लास्ट वाली प्रोसेस होती है इसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन. इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूंगा बाद में. दिस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोजन अगेन गोज टू एटमोस्फेयर. तो भैया जहां से आए थे वहां तो वापस जाना ही है. तो पहले तो नाइट्रेट का हम लोगों ने फिक्सेशन किया, उसका अमोनिफिकेशन किया, उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट किया, फिर इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया, फिर उसका हम लोगों ने असिमिलिएशन किया, हमारी बॉडी के अंदर एंट्री किया. अब वो दोबारा से हमारी बॉडी में इट विल गो बैक टू द एटमोस्फेयर. दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन. बट दिस इज ऑल्सो डन बाय अ बैक्टीरिया which is called pseudomonas, and it goes to the atmosphere again, right? It can lower the fertility of the soil, of course, क्योंकि जब सोइल के अंदर नाइट्रोजन होगा तो फर्टिलिटी हाई होगी. सोइल से जब नाइट्रोजन एटमोस्फेयर के अंदर चला जाएगा तो फर्टिलिटी लो हो जाएगी. तो दिस प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन. What was nitrogen fixation was doing? It was adding nitrate into our soil. But denitrification is removing nitrate from the soil. So which process is opposite to the nitrogen fixation? That is denitrification. इस तरह के क्वेश्चंस आपको सवाल एग्जाम में आते हैं. तो ये पूरी प्रोसेस आपको याद रखनी है कि नाइट्रोजन साइकिल में कितनी प्रोसेस होती है. देयर आर एक्चुअली 5 प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू नाइट्रोजन फिक्सेशन, विच मीन्स जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको यूजेबल बनाना है. फिर हमारे पास आता है अमोनिफिकेशन, राइट? फिर आपने आता है नाइट्रिफिकेशन, देन असिमिलिएशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन में जो स्यूडोमोनास होते हैं दे अगेन विल टेक बैक दैट नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल और फ्रॉम आवर बॉडीज अगेन टू द एटमोस्फेयर. So this is how nitrogen fixation और नाइट्रोजन साइकिल एक्चुअली वर्क्स. तो ये थोड़ा पिक्चर वगैरह को देखना तो आप ये भी देख सकते हो. हालांकि जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ ही लिया है, ठीक है, वो हम लोगों ने कर ही लिया. देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं. पहली बात तो यह है कि भैया जो नाइट्रोजन होती है इट इज अ पार्ट ऑफ आवर एटमोस्फेयर. ठीक है, एटमोस्फेयर से जो है उसका फिक्सेशन किया जाता है और फिक्सेशन करने के बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया विच इज आल्सो पार्ट ऑफ अमोनिफिकेशन, राइट? अमोनिया को फिर बाद में फिर से नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा ब्रेक डाउन किया जाता है और अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्राइट. ठीक है, नाइट्राइट पॉइजनस होता है. अगर ये वाटर के अंदर ज्यादा ऐड हो जाता है तो हमारी फिश वगैरह को की जो है डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. Further, this nitrite is converted into nitrate. Nitrite is converted into nitrate. Nitrate is very safe for aquatic life. Nitrate can be consumed easily by our plants and it's a fertilizer also. It is also done by some bacteria like Nitrobacter. तो नाइट्रोसोमोनास क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है अमोनिया को नाइट्राइट में. नाइट्राइट इज नॉट गुड फॉर द यूज. नाइट्रोबैक्टर करता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में. नाइट्रेट इज वेरी यूजफुल फॉर अस, बट नाइट्रेट कैन बी रिमूव्ड बाय वाटर, बाय रेनफॉल. तो इसलिए हमें इंश्योर करना पड़ता है कि नाइट्रेट हमारी बॉडी में, हमारी सॉइल के अंदर प्रॉपर बना रहे, बिकॉज इट्स अ फर्टिलाइजर ऑल्सो, राइट? इट्स गुड फॉर द प्लांट. फिर बाद में नाइट्रेट जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं इनकी डेथ हो जाती है, अगेन इनका डीकम्पोजिशन होता है स्यूडोमोनास के द्वारा एंड इट अगेन बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर एटमोस्फेयर और फिर वहां से वो प्रोसेस शुरू हो जाती है दोबारा से. सो दिस इज कॉल्ड योर नाइट्रोजन साइकिल. तो आप किसी तरीके से भी इसको देख सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, एटमोस्फेयर जो नाइट्रोजन होती है
नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फिर नाइट्राइट, नाइट्रेट, डीकम्पोजिशन होता है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, फिर वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा वो सारी प्रोसेस बिल्कुल बार बार रिपीट हो रही है, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नाइट्रेट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर बॉडीज of animals and the plants also. When we die, decomposition होता है by Pseudomonas and it again goes to the atmosphere, and this whole cycle actually repeats again and again and again. So that was about your biogeochemical cycles. अब यहाँ से यूपीएससी में प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो हर क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट यू नीड टू नो दिस। थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बाकी कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको मैं दे दूंगा। Consider the following statement: agricultural soils release nitrogen oxide into the atmosphere. एग्रीकल्चर सोइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर। अभी तो हम लोगों ने किया था स्यूडोमोनास साइकिल। लास्ट कहां कंप्लीट? दिस इज द पार्ट ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन, लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। ऑफ कोर्स इट हैपेंस। कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरमेंट। यस, जब कैटल जुगाली करती हैं या फाट करती हैं तो उससे अमोनिया निकलता है, बिकॉज अमोनिया इज अ पार्ट ऑफ डिकेइंग पार्ट। हमने लिखा था ना डीके, तो जब ऑर्गेनिक मैटर का डिके होता है अमोनिया वहां से भी निकलता है, विच इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑल्सो। तो यस, जब जुगाली की जाती है तो वो भी डिके होता है, जब वो फार्टिंग करती है वो भी डिके होता है, उससे अमोनिया निकलता है। हमारा यूरिन से भी तो अमोनिया निकलता है, इट्स ऑल्सो डिकेइंग प्रोसेस, दैट इज ऑल्सो देयर। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू एनवायरनमेंट। यस, दैट इज ऑल्सो देयर, क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री में भी बहुत सारा जो है वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी रिलीज होता है। तो हमारी जो वेस्ट मटेरियल होता है, बेसिकली हमारी जो बॉडी से हम लोग सीक्रेट करते हैं, उसमें अमोनिया का कंटेंट होता है। तो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट। What can be the impact of excessive inappropriate use of the nitrogenous fertilizer in the agriculture? ये हमें अभी हम लोगों ने किया था, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है, जो फॉस्फेट होता है, दे आर वेरी गुड फर्टिलाइजर्स एंड वी ऐड देम इनटू आवर सोइल। जितना ज्यादा ऐड करेंगे या सोइल में या वाटर के अंदर, उतना ही ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर की ग्रोथ होती है, विच इज यूट्रोफिकेशन, राइट। देखिए क्या कहता है, प्रोलिफरेशन ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सोइल कैन अकर। What can be the impact of excessive inappropriate use of nitrogenous fertilizer in the soil? ये excessive use की बात कर रहा है, excessive use की बात कर रहा है। जब excessive use होगा तो क्या हो सकता है? Proliferation of the nitrogen fixing microorganism in the soil can occur. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोलिफरेशन नहीं करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब नाइट्रोजन की फिक्सिंग करते हैं और उसका नाइट्रिफिकेशन करते हैं, वो सोइल के अंदर अकर होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की परसेंटेज को इंक्रीज नहीं करता है वो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज द एसिडिसिटी ऑफ द सोइल कैन, यस, वो हम लोगों ने भी देखा था, नाइट्रिक एसिड बनता है वहां पे। पहले नाइट्रस एक्सिड अपना जो है नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड पर बाद में वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक एसिड बनता है। इट ऑल्सो लीड्स टू एसिडिफिकेशन ऑल्सो। यस, दैट इज ऑल्सो हम लोगों ने कर लिया था। लीचिंग ऑफ द नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर लेवल कैन अकर। यस, जिससे यूट्रोफिकेशन भी हो सकता है ना। अगर आपकी सोइल के अंदर नाइट्रेट है तो ऑफ कोर्स बारिश वारिश होगी तो ग्राउंड वाटर के अंदर तो ऐड हो ही सकता है। यस, तो 2 and 3 आर द राइट आंसर। और ये क्वेश्चंस हम लोग क्लास डिस्कशन से सोल्व कर पा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह करते रहते हो, उसमें एग्रीकल्चर के कुछ आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, वो ऐड आप पढ़ते रहते हो, तो बहुत आसान आपके लिए आराम से हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल। सेडिमेंट्री हम लोग ने 2 किया था, फॉस्फोरस किया था और सल्फर किया था। दे आर नियर परफेक्ट साइकिल्स। हम लोगों ने भी देखा था, जो सेडिमेंट्री साइकिल्स होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते हैं, जो गैसियस साइकिल्स होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। द रेजर्वर ऑफ दिस साइकिल इज लोकेटेड इन द अर्थ क्रस्ट। अरे इसीलिए तो सेडिमेंट्री कह रहे हैं कि वो क्रस्ट के अंदर होता है, रॉक्स के अंदर होता है, सोइल के अंदर होता है। अगर एटमोस्फेयर के अंदर होता है तो गैसियस साइकिल होते हैं ना। तो दिस इज एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट, तो 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डीके ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, वोल्केनिक एक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ये शायद पूरा आंसर यहाँ पे दिया नहीं गया, लेकिन बेसिकली ये कहना चाहता है कि भाई जो 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 अपने सल्फर होता है या जो फॉस्फोरस होता है, या वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड होते हैं। तो यस, रेस्पिरेशन,
डीके ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंड द वोल्केनिक इरप्शन, यस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऐसा नहीं होता, हम लोगों ने पहले ऐसा पढ़ा नहीं है, बट दिस एक्चुअली इज नॉट एब्सोल्युटली कंप्लीट। Which of the following is correct about the oceanic components of the carbon cycle? ठीक है, at the poles CO2 is released into the atmosphere as water is cooled. Is this statement correct? It seems to be correct. Yes. आगे देखते हैं। In the warmer ocean, dissolved CO2 enters into oceanic reservoir. In the warmer oceans, dissolved CO2 enters into oceanic reserve, and the more carbonic acid is formed towards polar region of the oceans. Which of the following statement is actually correct? Only 3. Only 3. क्योंकि जो warm water होता है, it actually absorbs more CO2 that leads to acidification. इसलिए क्लाइमेट चेंज की जब हम लोग बात करते हैं तो इसीलिए हम वी आर कंसर्न्ड अबाउट द क्लाइमेट चेंज। उसकी वजह से क्या हो सकता है, ज्यादा एसिडिफिकेशन ऑफ द ओशन वाटर हो सकता है, क्योंकि वो क्या करता है, ज्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करेगा और वो कार्बोनिक एसिड बनाता है एंड इट लीड्स टू एसिडिफिकेशन। तो जो अपने टेम्परेट एरिया ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, दे आर मोर एसिडिक, राइट, मोर एसिडिक। तो ये थोड़ा सा को देखना पड़ेगा। तो ओनली आंसर इज 3। तो मैं एक्चुअली ज्यादा डिबेट में ये डिस्कशन बहुत डिटेल में नहीं कर रहा हूं, बिकॉज ये क्रैश कोर्स है, तो इसके लिए तो हमारे पास सेपरेट वीडियोस भी हैं जहां पे हम लोगों ने बहुत एक एक ऑप्शन को जो है बिल्कुल ब्रेकडाउन यहाँ पे किया है। इट वाज जस्ट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ योर्स, थोड़ा उसको थोड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, ये तो हम लोगों ने कर लिया है खैर, नाइट्रोजन साइकिल वगैरह। हाँ, लेट्स मूव टू द कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल भी बहुत सी, दिस इज द सिंपलेस्ट एक्चुअली कार्बन साइकिल। व्हाट हैपेंस, पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कार्बन का सोर्स क्या है, फिर हमें ये देखना पड़ता है कि सोर्स से कार्बन रिलीज कैसे होता है, रिलीज होके कहाँ जाता है, और फिर उसको कौन एब्जॉर्व करता है, और फिर कौन रिलीज करता है। तो यही हमारा पूरा कार्बन साइकिल होता है। तो वेयर दिस कार्बन साइकिल, कार्बन इज एक्चुअली स्टोर्ड। कार्बन कैन बी स्टोर्ड इन मेनी प्लेसेस। इट कैन बी स्टोर्ड इन द लिविंग एंड द डेड ऑर्गेनिजम्स, बोथ, दोनों में होता है। हमारी जो बॉडी होती है, प्लांट्स के जो ट्विग्स होते हैं, ट्रंक होता है, उसके अंदर भी कार्बन स्टोर होता है। एटमॉस्फेयर के अंदर भी कार्बन स्टोर होता है। ऑर्गेनिक मैटर जो सोइल के अंदर होता है वहां पे भी होता है। ठीक है, हमारे जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, जैसे हमारा नेचुरल गैस हुआ, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस जो, या फिर अपना क्रूड ऑयल हुआ, अपने कोल वगैरह होता है, उसके अंदर भी कार्बन स्टोर होता है। एंड डिसोल्व इन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ओशन सोल्स, ओशन वाटर में भी जो है सोल्यूबल होता है, स्टोर्ड होता है। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ द कार्बन बेसिकली। अब इसके बाद प्रोसेस क्या स्टार्ट होती है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस से हमारे जो प्लांट्स होते हैं, दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और उससे अपना फूड बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू शुगर मॉलिक्यूल्स, सुक्रोज, सेल्यूलोज, तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर प्लांट फूड। फिर क्या होता है, कार्बन रिलीज एज अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। अब देखो, दिन में तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, रात में तो रेस्पिरेशन ही करते हैं ना। हम लोग भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो उससे CO2 ऐड होता रहता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, राइट। और जो कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, जब उनका डीकंपोजिशन होता है तो कार्बन का भी ब्रेक डाउन होता है। कोई प्लांट्स है या कोई भी एनिमल्स हैं, उनका भी तो डीकंपोजिशन होगा ना, तो वहां से CO2 अगेन दोबारा से रिलीज होती है और वो एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जाती है। तो ये तो कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से कार्बन जो है वो ऐड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द वाटर, यस, दैट इज आल्सो देयर। इट कैन रिमेन एज इट इज और कैन कन्वर्ट इनटू कार्बोनेट और द बाइकार्बोनेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर ऐड होती है तो ये कार्बोनेट बनाती है, डी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनाती है। और ये जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है कोरल्स और शेल्स। तो जो कोरल के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। और वो कार्बोनेट कहां से आया या बाइकार्बोनेट कहां से आया, हमारे एटमॉस्फेयर से आया। हमारे एटमॉस्फेयर से वो ओशन वाटर के अंदर ऐड होता है और ये सारी प्रोसेस चालू होती है। लेकिन जब ऑर्गेनिज्म वो मर जाता है,
तो दोबारा से उसका जब डीकंपोजिशन होता है तो वो दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड होता है। तो इस तरह से हमारा कार्बन साइकिल कंप्लीट हो जाता है, कार्बन साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो सिंपल सी प्रोसेस है। वी हैव रिसोर्सेज सोर्सेज ऑफ कार्बन, लाइक वी हैव एटमॉस्फेयर, वी हैव ओशन वाटर ऑल्सो, वी हैव सोइल ऑल्सो। वहां पे कार्बन स्टोर होता है, हमारी बॉडी में कार्बन स्टोर होता है। यहां से वो कार्बन कहां चला जाता है? एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एटमॉस्फेयर से उसको प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। व्हेन दोस प्लांट्स डाई, और एटमॉस्फेयर से वो अपने ओशन वाटर के अंदर भी चला जाता है। एंड व्हेन दे डाई, और इवन हमारे ओशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है लीकेज होती रहती है एटमॉस्फेयर के अंदर। एंड व्हेन दैट प्लांट डाई, that CO2 again becomes a part of our atmosphere, and this is how this cycle is actually completed. This is called carbon cycle. आप खुद से डायग्राम बना सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेक द सोर्स ऑफ द कार्बन। सोर्स क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द सोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज द सोर्स। आवर सोइल, दैट इज द सोर्स, एंड ओशंस ऑल्सो। तो ये तो अपने सारे के सारे सोर्स हो गए। सोर्स से जब कार्बन होती है रिलीज एज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, yes, again it will go to the atmosphere. एटमॉस्फेयर से हमारे जो प्लांट्स होते हैं, they take that as a process of photosynthesis, और this can be absorbed by ocean water also. और जब ये प्लांट्स डाई होते हैं, when they die, तो होता है डीकम्पोजिशन, या फिर हम लोग बर्निंग करते हैं। ठीक है, कोल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। देन अगेन इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ आवर ओरिजिनल सोर्स। या फिर हम लोग जब इंडस्ट्री के थ्रू या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, it will again become a part of our atmosphere. और यहां से it can be absorbed by plants, it can be absorbed by the ocean body as well. तो ये एक सिंपल सा कार्बन का साइकिल आपका आराम से बन जाता है। ठीक है, आप इसको अपने तरीके से भी बना सकते हो, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट वन। ठीक है, इंडस्ट्री से इट कैन गो टू द एटमोस्फियर, इंडस्ट्री से इट कैन बी एब्जॉर्ब, व्हेन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ एटमोस्फियर दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स एज अ पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। और जब डीके होता है, फॉसिल फ्यूल की हम लोग बर्निंग करते हैं, या फिर ऑर्गेनिक मैटर का जो डीके होता है, वहां से इट कैन अगेन बिकम अ पार्ट ऑफ एटमोस्फियर। दिस इज योर कार्बन साइकिल, दिस इज योर कार्बन साइकिल। तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया, वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। बायोटिक इंटरेक्शन वाला टॉपिक हम लोग कल कर चुके थे। ठीक है, अगला जो टॉपिक आता है आपका, वो आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन ये क्या होता है? सक्सेशन का बेसिकली मीन मतलब, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सक्सेशन मीन्स के कोई एक राजा होता है, उस राजा के मरने के बाद उसका बेटा राजा बन जाता है, उसके बेटे के मरने के बाद उसका बेटा राजा बन जाता है। तो इट्स लाइक अ सक्सेशन। ऐसी हमारी इकोलॉजी में भी सक्सेशन होता है। When one type of vegetation is replaced by another type of vegetation, that is called ecological succession. So it's a series of changes. It's a series of changes that occur in an ecological community over a period of time. And it's a universal process. देखो, चेंज तो हमेशा ही होता है यार। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लो कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ और वहां पे अचानक से जो है 2 महीने के बाद पूरा फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा। इट टेक्स टाइम ना। तो वो चेंज तो आएंगे, लेकिन समय के साथ आएंगे। तो सिंपल टाइप ऑफ वेजिटेशन इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम replaced by complex type of vegetation, that is called succession. Succession occurs when a series of the communities replace one another due to large scale destruction, either natural or the man made. And this process actually continues. One community replaces another community, that community is again replaced by another community, that is called succession. Succession. So ecological section is a sequence of the colonization of the species in an ecosystem from barren and unfertile region of the land on an ecological time scale. तो
जैसे कहीं पे कोई टेरिटरी है वो खाली पड़ी हुई है, पहले तो आप वहां पे जाओगे, आक्रमण करोगे उसको, ऊपर पहले तो आप कैप्चर करोगे उसको, कैप्चर करने के बाद जो है वहां पे सारी चीजें शुरू होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो बैरन लैंड होती है उसको कैप्चर करना पड़ता है। तो जैसे वल्केनिक इरप्शन हुआ, लावा बाहर आया, उसका सोलिडिफिकेशन हुआ, वो कोल्ड हुआ, तो इनिशियली देयर वाज नो लाइफ, इट वाज अ बैरन लैंड, कंप्लीटली बैरन लैंड। उस बैरन लैंड के ऊपर अभी कुछ बैक्टीरिया डेवलप होंगे, उसका वेदरिंग होगा, हल्का फुल्का सोइल डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और वहां से सक्सेशन स्टार्ट होता है। तो इनिशियली देयर वर वेरी वेरी सिंपल काइंड ऑफ लाइफ विच वाज देयर, some bacterias, some lichens, some mosses, वो डेवलप होते हैं। बाद में धीरे धीरे वो रिच होता रहता है और फिर एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बन जाती है, विच इज आवर फॉरेस्ट। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। और जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हो, डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो देखो सीधी सी बात है यार, अब इसके अंदर क्या ही डाइवर्सिटी होगी, बैरन लैंड है, लेकिन फॉरेस्ट के अंदर तो डाइवर्सिटी होती है। फॉरेस्ट आर मोर स्टेबल, कि वहां पे सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं, मोर रेजिलियंट ऑल्सो। अगर आप एक ही टाइप का क्रॉप लगा दोगे और कोई ऐसी बीमारी आ गई तो पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जितना डाइवर्सिटी होगा उतना ही ज्यादा रेजिलियंट होगा, वो सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये थोड़ा आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर एक चीज होती है जिसमें एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करती है, और ये ऑर्डर चेंज होता है, इसे कहते हैं सीरल। तो the area in which the order of the communities undergoes a specific change is called seer. Each changing community is therefore called a serial community. जैसे पहले तो बैरन लैंड थी, बैरन लैंड से सपोज करो आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर ग्रास लैंड बन गया, ग्रास लैंड से आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर प्रॉपर फॉरेस्ट डेवलप हो गया, इट्स अ पॉसिबिलिटी। ये जो ग्रास लैंड है ना, दिस इज अ सीरियल कम्युनिटी बिकॉज इट रिप्लेस द बैरन लैंड। फॉरेस्ट इज ऑल्सो सीरियल कम्युनिटी बिकॉज इट रिप्लेस द ग्रास लैंड। तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन आपको समझ में आ गया, एक कम्युनिटी के बाद दूसरी कम्युनिटी आती है, दूसरी के बाद तीसरी आती है, तीसरी के बाद चौथी आती है, फिर फाइनल हमारा लास्ट प्रोडक्ट बन जाता है विच इज मोस्ट डाइवर्स एंड द मोस्ट स्टेबल, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड साइक्लिक। तो हम बेसिकली हम जो है दो पे फोकस करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी पर फोकस करेंगे। और इकोलॉजिकल सक्सेशन कहीं भी हो सकता है, ये वाटर के अंदर भी होता है, ये लैंड के ऊपर भी होता है, ये सैंड पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और उसी लिए जो है यहाँ पे अलग अलग टाइप का जो स्टेजेस होती हैं वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये अपने प्रीलिम्स के लिए सिर्फ इसको याद कर लेना है। हाइड्रोसीयर का मतलब होता है सक्सेशन इन द एक्वेटिक हैबिटाट, हाइड्रो मींस वाटर। जीरो सीयर का मतलब होता है सक्सेशन इन द ड्राई हैबिटाट्स, ड्राई है जैसे डेजर्ट्स वगैरह होते हैं वहां पे। लिथोसियर मींस सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक सरफेस। इनिशियल जो सबसे पहला सक्सेशन होता है उसे कहते हैं लिथोसियर, ठीक है। अपने पास दूसरा होता है उसे बोलते हैं सेमोसियर। सेमोसियर जो है सैंडी रीजन्स के अंदर होता है, डेजर्ट्स के अंदर सक्सेशन शुरू होता है, तो उसे हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है। कहाँ चला गया, लेट मी चेक दिस। ठीक है चलो। हलोसियर क्या होता है, सक्सेशन स्टार्टिंग इन द सलाइन सोइल, जो बहुत ज्यादा जिसके अंदर सोल्ट होता है। सिनाइल इज सक्सेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द डेड मैटर, डेड मैटर। इकोस्फीयर डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेशन इन एन एरा। तो ये कुछ चीजें आपको याद करनी है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। बट इफ यू सी व्हाट इज प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी मीन्स फर्स्ट। Initially, when lava was coming up, solidification happened. It was a barren land. There was no life at all. There was no sign of life. धीरे धीरे some bacteria come there from the air itself only. और वो जो barren rock होती है उसके थोड़ा बहुत weathering शुरू हो जाता है because of temperature, pressure and all that.
तो उसके अंदर जो इनिशियल जो लाइफ आती है वो एकदम से ऐसा तो नहीं अभी बड़ा ट्री आ जाएगा. इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रिमिटिव लाइफ. तो फर्स्ट सक्सेशन जो होता है आपका बैरन लैंड के ऊपर, उसे बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन. दैट इज द फर्स्ट कॉलोनाइजेशन ऑफ दैट अ रॉक. फर्स्ट कॉलोनाइजेशन उसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन. प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है? इन दिस सोइल सम स्पीसीज ग्रो लाइक क्रक्टोज लाइकन्स एंड द मोसिस. लाइकन्स एंड मोसिस. और इन्हें कहा जाता है पायनियर कम्युनिटी. पायनियर का मतलब पहला, फर्स्ट. पायनियर कम्युनिटी. पायनियर कम्युनिटी का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई होती है, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं. लेकिन उनका जो सर्वाइवल रेट होता है वो थोड़ा होता है, क्योंकि दे आर देन रिप्लेस्ड बाय हायर कम्युनिटीज. ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन. और ये जब स्पीसीज मर जाते हैं, लाइक व्हेन दीज मोसिस, व्हेन लाइकन्स दे डाई, तो दे अगेन ऐड केमिकल्स, दे अगेन ऐड न्यूट्रिएंट्स टू दैट सॉइल, और वो सॉइल एनरिच होती है, तो और ग्रोथ होती है, फिर डेथ होती है, फिर एनरिच होती है. इस तरह से वो चलता रहता है. तो अगर आप किसी माउंटेनियस रीजन में कभी जाओ तो वहां पे देखना लाइकन्स और मोसिस आपकी काफी ग्रोथ मिलती है हायर ऑल्टीट्यूड पे आप जब जाते हो तो. बिकॉज वो हायर ऑल्टीट्यूड की जो सोइल होती है वो बहुत पुअर सोइल होती है, बहुत थिन सोइल होती है, तो वहां पे प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव, ओनली लाइकन्स कैन सर्वाइव. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज लाइकन्स एक्चुअली एनरिच दैट सोइल, एंड इट मे लीड टू फर्दर कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी लेटर ऑन आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स मे बी. तो प्राइमरी सक्सेशन इज ग्रेजुअल and a slow process, because in this case life starts from the nothing. है ना? जब एक छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे उसको, पहले तो वो घुटनों पे चलता है, उसको बड़ा टाइम लगता है, कई महीने लगते हैं उसको घुटनों से पैरों पे चलने के लिए. लेकिन एक बार वो जो बच्चा पैर पे चलने लगता है तो बहुत जल्दी दौड़ने भी लगता है. तो इनिशियल जब किसी भी चीज को स्टार्ट करते हो तो प्रोसेस स्लो होती है, लेकिन एक बार प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हो देन इट बिकम्स वेरी फास्ट. इनिशियल जो सक्सेशन है दैट इज क्वाइट ग्रेजुअल एंड स्लो. लेटर ऑन दैट ग्रोथ रेट इज ऑफ कोर्स हाई, बट शुरुआत में तो मुश्किल ही होता है ना यार. दैट इज प्राइमरी सक्सेशन. फिर अपने पास आता है सेकेंडरी सक्सेशन. ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है? ऑलरेडी देयर इज अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, मतलब लास्ट कम्युनिटी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट डिस्ट्रॉय. लाइक कोई फॉरेस्ट है, देयर इज अ फॉरेस्ट, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, इट्स अ लास्ट कम्युनिटी दैट वी हैव, वेरी स्टेबल, वेरी डाइवर्स. अब उसके अंदर आग लग गई, या फ्लड आ गया, या कुछ और रीजन की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया. अब अगेन इट बिकम्स लाइफलेस, इट बिकम्स बैरन अगेन, नो लाइफ. अब उस जगह के ऊपर जब दोबारा से सक्सेशन शुरू होगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही थी, तो इसीलिए इट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन. व्हेन फर्स्ट प्राइमरी कम्युनिटी, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी इज डिस्ट्रॉयड, second succession starts, that is called secondary. So this is actually called recolonization, and secondary succession is faster than the first one, primary one, of course, क्योंकि already there is soil which is present. और जो फायर वगैरह हुई है उसकी वजह से जो जो ऐश होती है, फायर के बाद जो ऐश होती है, राख होती है, इट अगेन एड्स द फर्टिलिटी टू द सोइल, तो सोइल इज ऑलरेडी क्वाइट फर्टाइल देयर. तो ये बड़ा फास्ट होता है सेकेंडरी सक्सेशन. तो पहले तो छोटे छोटे प्लांट ग्रो करेंगे, फिर बाद में लेटर ऑन दूसरे भी करेंगे, बट दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी. जैसे कोई वाइल्ड लाइफ हो गया या कुछ भी इस तरह की चीजें हो जाती हैं. तो प्राइमरी सक्सेशन इज द प्राइमरी कॉलोनाइजेशन. सेकेंडरी सक्सेशन हैपेंस व्हेन already existing full grown complex community get destroyed, secondary succession starts. Secondary is of course faster than the primary one because soil is already present there, so that is your secondary succession. वाटर बॉडीज के अंदर सक्सेशन जो है वो उसकी भी एक अपनी प्रोसेस होती है. देखो क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी होती है वो लास्ट कम्युनिटी होती है, और जो इनिशियल कम्युनिटी होती है वो अपनी पायनियर कम्युनिटी होती है. पायनियर. तो वाटर के अंदर कहां से स्टार्ट होता है सक्सेशन?
वाटर के अंदर। तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर, फाइटोप्लैंक्टन, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो करते हैं और कुछ दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स वहां पे डेवलप हो जाते हैं, बट दे आर ओनली फ्लोटिंग। उनके जो रूट्स होते हैं वो नीचे अटैच नहीं होते हैं, दे आर द फ्लोटिंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिर एक अपने होते हैं सबमर्ज वाले, जो पानी के नीचे ही रहते हैं, ऊपर कभी नहीं आते हैं। फिर एक होते हैं फ्लोटिंग वाले, जिनका ऊपर वाला हिस्सा फ्लोट करता है लेकिन उनकी जो जड़ें हैं वो नीचे होती हैं, किसी लेक या पॉन्ड वगैरह वहां पे रहती हैं। फिर एक आते हैं रेड स्वamp, जो बहुत ज्यादा वाटर के अंदर सर्वाइव नहीं करते हैं लेकिन जो दलदली जमीन होती है वहां पे सर्वाइव करते हैं। तो मीडोज, मार्श लैंड, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेटलैंड। लेटर ऑन धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल साइड्स, तो हमारी जो मार जो वेटलैंड होती है, जो मार्श लैंड होती है, वो फिलअप हो जाती है, एंड देन वहां पे आपको जो है बड़े प्लांट्स नजर आते हैं। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम द फाइटोप्लैंक्टन, इट लेड टू द सबमर्ज वन, देन द स्वamp वन, reed swamp, marshland, woodland, and final climax community like full grown forest. This is how succession takes place in a water body. So after millions of years that water body is actually disappears, उसकी जगह पे फुल ग्रोन फॉरेस्ट आ जाता है, ठीक है, दैट इज देयर। तो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी मैंने आपको बता ही दिया। वंस एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी रिप्लेसेस इट्स कंप्लीट एंड द मैच्योर फॉर्म, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, ठीक है। जो फाइनल स्टेज आ जाती है और उसके बाद रिप्लेसमेंट होना बंद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे जो फुल्ली ग्रोन ट्रीज होते हैं वो इसका पार्ट होते हैं। बोथ एनिमल्स एंड द प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस इन दीज कंडीशंस, यस। क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन, यस। तो कई सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में, न्यूडेशन, इन्वेजन, कॉम्पिटिशन, कोक्शन और रिएक्शन एंड द स्टेबलाइजेशन, ये फाइनल स्टेज अपनी यहाँ पे होती है। तो न्यूडेशन में तो लाइक बिल्कुल स्टार्टिंग वाली स्टेज होती है ना, फॉर्मेशन ऑफ द बेयर एरिया विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, न्यूडेशन मतलब बिल्कुल न्यूड, ठीक है। इससे ये आपका क्लाइमेटिक एक्शन हो सकता है, टोपोग्राफी, लावा फॉर्मेशन वगैरह वो सब यहाँ पे हो सकता है। फिर वो जो न्यूड बैरन लैंड होती है उसके ऊपर फिर शुरुआत होती है किसकी, थोड़े बहुते बैक्टीरियाज वगैरह ग्रो करना शुरू करती है, तो दैट इज द इन्वेजन वाली प्रोसेस। फिर वहां पे जो स्पीसीज वगैरह होते हैं, दे आपस में compete करते हैं न्यूट्रिएंट के लिए और सोर्सेज के लिए, और फिर लेटर ऑन दे आर रिप्लेस्ड बाय द मोर कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, ठीक है। उसका वो रिएक्शन होता है, तो अपने ही एनवायरमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं। तो जैसे लाइकन्स थे या मोजिस थे, जो ग्रासीज होती हैं, वो अपने ही एक्चुअली ग्रास, जैसे सपोज कहीं पे ग्रास है, अब ग्रास जब मर जाएगी तो it will add more fertility to the soil, and that more fertile soil will support bigger trees, bigger plants. So grasses are actually modifying their own environment, and finally that grass is replaced by the bigger plants. तो मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशन होता रहता है और कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी हमारे सामने डेवलप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन। नाउ दिस इज वेरी वेरी स्टेबल until unless there is a fire or something else, it will stay there, it's very stable also। तो जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए यूपीएससी में, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। Lichens which are capable of the initiating the ecological succession even on the barren rock are actually a symbiotic relation between, मतलब म्यूचुअल रिलेशन की बात करो, मैंने आपको कल भी करवाया था। अलगे और द बैक्टीरिया, अलगे एंड द फंजाई, बैक्टीरिया एंड द फंजाई, फंजाई एंड द मोसिस, या मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे इसका आंसर बताओगे क्योंकि हम लोगों ने कल कर लिया था। In a grassland, trees do not replace the grasses as a part of the ecological succession because of insect and the fungi, limiting sunlight and the positivity of the nutrients, water limits and the fire, none of the above। इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओगे, नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैं डिस्कशन करूंगा। Consider the following statement: in ecological succession, complex plant and the animal communities are gradually replaced by the relatively simpler ones. Primary succession is much slower than the secondary succession। इसका कमेंट सेक्शन में बताओगे, इसका मैं अगली वीडियो में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस और हैं, उसके बाद भी आप देख सकते हो यहाँ पे वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस आल्सो। ये सब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, थोड़ा आप इसको जाके आराम से देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो में बढ़ते हैं, तो कुछ एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, वेटलैंड्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, एंड देन विल मूव टू बायोडाइवर्सिटी विच इज आवर मेन चैप्टर, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।